Welcome to Brain Roots IS. Today we will study the digital dumping ground. तो आज हम एक ऐसी पड़ताल करने वाले हैं जो हमें सीधे हमारे डिजिटल जिंदगी के कह सकते हैं एक अंधेरे कोने में ले जाएगी। हम ये जानेंगे कि हमारे पुराने फोन, लैपटॉप और गैजेट्स दुनिया की दूसरे कोने में क्या तबाही मचा रहे हैं। तो जरा सोचिए, थाईलैंड का एक बहुत ही बिजी पोर्ट है। वहां एक कंटेनर आता है और उस पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है स्क्रैप मेटल। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में उसके अंदर सिर्फ धातु का कचरा है या कुछ और। तो चलिए इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो रोड मैप है उसे जरा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर में छिपे क्राइम से शुरुआत करेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये नॉट इन माय बैकयार्ड या जिसे निम्बी प्रॉब्लम कहते हैं वो आखिर है क्या। हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे ये डंपिंग एक तरह का मॉडर्न कॉलोनियलिज्म बनती जा रही है और इसे रोकने के लिए दुनिया के पास क्या लीगल शील्ड्स मौजूद हैं। इसके बाद हमारा फोकस होगा द इंडियन ई वेस्ट रियलिटी पर और आखिर में जाहिर है हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे फ्रॉम अ लिनियर टू अ सर्कुलर इकोनॉमी। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। सेक्शन 1, अ क्राइम इन अ कंटेनर। और इसके लिए जैसा मैंने कहा हम सीधे चलते हैं थाईलैंड, जहां 2026 में एक बहुत ही चौंकाने वाली एक स्टार्टलिंग सीजर हुई थी। देखिए 25 मार्च 2026 को थाईलैंड में जो हुआ ना, वो कोई मामूली कस्टम्स की जब्ती नहीं थी। नहीं, ये एक वेल प्लान्ड क्राइम था। अमेरिका से सेवरल टन्स ऑफ इलीगल ई वेस्ट और उसे स्क्रैप मेटल बताकर भेजा गया था। ये एक क्लासिक डिसेप्शन टैक्टिक है, आप जानते हैं, जिसका सीधा मकसद होता है साउथ ईस्ट एशिया के जो स्ट्रिक्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस हैं उन्हें बाईपास करना। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आइसोलेटेड क्राइम नहीं है, कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये असल में एक सिम्टम है एक बहुत बड़े ग्लोबल इम्बैलेंस का। ये एक टेक्स्ट बुक केस है जहां सो कॉल्ड डिजिटल नॉर्थ यानी डेवलप्ड नेशंस अपनी टॉक्सिक लेगेसी को, अपने जहरीले कचरे को डेवलपिंग साउथ के देशों पर ऑफलोड कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्या वजह है इसके पीछे। और यही सवाल हमें हमारे सेकंड सेक्शन पर ले आता है, द नॉट इन माई बैकयार्ड प्रॉब्लम। चलिए जरा इस डंपिंग के पीछे की साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को डिकोड करते हैं। इसके पीछे ना एक बहुत ही पावरफुल सोशल कॉन्सेप्ट काम करता है, द निम्बी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म है नॉट इन माय बैकयार्ड। अब ये है क्या? ये एक ऐसी सोशल फिनोमिना है जहां लोग, मतलब हम और आप जैसे नागरिक, डेवलपमेंट को तो सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं हाँ, नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, रिसाइकलिंग होनी चाहिए, लेकिन जब बात आती है कि वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी कहां लगेगी तो हम कहते हैं मेरे घर के पास नहीं, नॉट इन माय बैकयार्ड। और ये कॉन्सेप्ट आपके जीएस पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल फिर वही है, अगर हमारे बैकयार्ड में नहीं तो ये कचरा आखिर जाता कहां है? इसका जवाब दोस्तों इकोनॉमिक्स में छिपा है। देखिए, डिजिटल नॉर्थ में, मतलब अमेरिका या यूरोप में, डोमेस्टिक डिस्पोजल बहुत महंगा है, एनवायरमेंटल लॉज बहुत ही स्ट्रिक्ट है और पब्लिक ऑपोजिशन यानी निम्बी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ डेवलपिंग साउथ में कचरा एक्सपोर्ट करना कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अक्सर वीक होता है और माना जाता है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी कम है। तो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक इंसेंटिव बन जाता है कचरे को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एथिक्स की, नैतिकता की। और ये हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लाता है, डंपिंग एज मॉडर्न कॉलोनियलिज्म। चलिए ई वेस्ट के एथिकल डिमेंशंस को जरा गहराई से समझते हैं। यहां पे सबसे पहला और क्रिटिकल प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल जस्टिस। इसे समझिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक कम्युनिटी को इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस का डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं उठाना पड़ना चाहिए। और ई वेस्ट डंपिंग इस प्रिंसिपल का सीधा सीधा वायलेशन है। This is crucial for your GS paper 4 ethics. दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में EPR कहते हैं। ये एक पॉलिसी अप्रोच है जिसमें प्रोड्यूसर्स की, मतलब जो कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, उनकी फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे अपने प्रोडक्ट्स को पोस्ट कंज्यूमर स्टेज पर, मतलब इस्तेमाल के बाद, ठीक से मैनेज करें, ट्रीट करें या डिस्पोज करें। और इलीगल डंपिंग क्या करता है? वो इस EPR चेन को पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। अब जो डेटा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है।
रिसाइकलिंग के नाम पर जो ई वेस्ट भेजा जाता है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, उसका करीब 80%, 80% असल में अनयूजेबल कचरा होता है, जिसे खुले में बस जला दिया जाता है। सिर्फ 20% ही, जस्ट 20% रिसाइक्लेबल मटेरियल निकलता है। और इस प्रोसेस में मर्क्यूरी और कैडमियम जैसे बेहद खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन्स हवा में घुल जाते हैं, लोगों के स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत ही पावरफुल टर्म से इंट्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट कलोनियलिज्म। ये शब्द क्या डिस्क्राइब करता है? ये अमीर देशों द्वारा रिसाइकलिंग या सेकेंड हैंड डोनेशंस के बहाने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया जैसे डेवलपिंग रीजन्स में अपने हैजार्डस, अपने खतरनाक कचरे को डंप करने की प्रैक्टिस को डिस्क्राइब करता है। दिस इज अ वेरी सीरियस एथिकल इश्यू एंड अ कीवर्ड फॉर योर आंसर्स। तो सवाल है, क्या दुनिया इस समस्या से लड़ नहीं रही? क्या कोई कानून नहीं है? चलिए हमारे चौथे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, द वर्ल्ड्स लीगल शील्ड, और देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इस ई वेस्ट ट्रैफिकिंग के खिलाफ कैसे एक ढाल का काम करता है। ग्लोबली अगर हम देखें तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लीगल वेपन है द बेसल कन्वेंशन। इसे 1989 में अडॉप्ट किया गया था टू कंट्रोल द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजरस वेस्ट्स, मतलब खतरनाक कचरे को एक देश से दूसरे देश भेजने पर नियंत्रण रखना। लेकिन इसका सबसे क्रूशियल, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 1995 का बेसल बैन अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट ओईसीडी कंट्रीज यानी अमीर देशों के क्लब से डेवलपिंग नेशंस को हैजरस वेस्ट के एक्सपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगाता है, नो एक्सेप्शंस। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? द क्रूशियल पॉइंट इज, थाईलैंड में जो सीजर हुई वो बाज़ल बैन अमेंडमेंट का एक डायरेक्ट क्रिमिनल वायलेशन है। ये सिर्फ कोई पॉलिसी इशू नहीं है, ये एक इंटरनेशनल क्राइम है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस भी काफी एक्टिव है। यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनकी लीडरशिप में यूएन वेस्ट इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसका डायरेक्ट टारगेट है ईयू और यूएस से साउथ ईस्ट एशिया तक फैले हुए क्रिमिनल पाइपलाइंस को तोड़ना और डंप एंड फॉरगेट के मॉडल से हटकर एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ट्रांजिशन करना। अब इस पूरी ग्लोबल स्टोरी को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 90%। ये हैरान करने वाला है पर सच है। इंडिया सहित पूरे साउथ एशिया में 90% से भी ज्यादा ई वेस्ट अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर हैंडल करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के, बिना किसी सेफ्टी के, और इसका नतीजा सिवियर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। भारत की स्थिति आप कह सकते हैं एक पैराडॉक्स जैसी है। एक तरफ हमारे पास ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं, जिनमें ईपीआर फ्रेमवर्क भी शामिल है, मतलब कानून बहुत अच्छे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। यहां पर सीरियस इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, कलेक्शन मैकेनिज्म्स पुअर है, इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस है और पोरस बॉर्डर से स्मगलिंग होती है। सो दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ लॉज ऑन पेपर वर्सेस द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। और थाईलैंड की जो घटना है वो भारत के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है। जैसा कि सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि जैसे ही एक देश में एनफोर्समेंट सख्त होता है तो ट्रैफिकर्स क्या करते हैं, वो द नेक्स्ट पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, मतलब वो अगला आसान रास्ता खोजते हैं। इंडिया को बहुत ज्यादा विजिलेंट, बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या कोई समाधान है? इज देयर अ वे आउट? बिल्कुल है, और यही हमें हमारे फाइनल सेक्शन की ओर ले जाता है, फ्रॉम लिनियर टू सर्कुलर, द सिस्टेमिक सोल्यूशन टू ई वेस्ट। देखिए, सोल्यूशन इस टेक मेक डिस्पोज वाले लीनियर मॉडल को बदलने में है, और इसका जवाब है द सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। इसके 4 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, समझिए। फर्स्ट, स्मार्ट डिजाइन, मतलब प्रोडक्ट्स को ऐसा डिजाइन करो कि वो ड्यूरेबल हो, उन्हें रिपेयर करना, रिसाइकल करना आसान हो। सेकेंड, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, हम अपनी चीजों को पूरी लाइफ तक इस्तेमाल करें। थर्ड, सिस्टमैटिक एंड सेफ कलेक्शन ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट्स। एंड फाइनली फोर्थ, रीयूज एंड रिसाइकल द रिकवर्ड मटेरियल्स टू क्रिएट न्यू गुड्स। इसेंशियली वेस्ट को रिसोर्स में बदलना। लेकिन इस पूरे एनालिसिस को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या नॉर्थ में, मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड में, एक क्लीन सर्कुलर इकोनॉमी वाकई पॉसिबल है जब तक हम साउथ में, डेवलपिंग वर्ल्ड में, एनवायरमेंटल इनजस्टिस की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते?
इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल इशू नहीं है, ये मुद्दा ग्लोबल जस्टिस के हार्ट में है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।